क्योंकि ये एक ऑफलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इस क्लास को हम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों रखेंगे। कैसे हमें पढ़ना है, आज की हमारी पहली क्लास है, कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट भी क्लास में है, तो दोनों मोड के जो हम लोग डाउट हैं उसको रखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में पहले पेज पे लिख लीजिए यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की जेई की वैकेंसी, यूके पीएससी की जेई की वैकेंसी है ये। तो इस वैकेंसी में क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे पढ़ना है हमें, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस पूरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये 2 दिन चलने वाला पेपर है। तो पहले दिन जो पेपर होगा डे 1, उसमें क्या क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट डे जो पेपर होगा, फर्स्ट डे का जो पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे 2-2 घंटे के। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी, और उसके बाद ये 2 घंटे का पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और पहले दिन ही 2 घंटे का एक और पेपर है जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश भी 2 घंटे का पेपर है और इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये जो पेपर 1 है, डे 1 वाले दिन जो दोनों पेपर हैं वो 1-1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स ईच। तो इसका क्या मतलब हो गया कि फर्स्ट डे जो हमें पेपर मिल रहा है, फर्स्ट डे जो हमें पेपर मिल रहा है वो 200 मार्क्स का पेपर मिल रहा है और 4 घंटे हमारे टेस्ट होंगे। और इस टेस्टिंग में ये देखा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो यहां पर जितना भी सरकारी काम होता है वो हिंदी में, लिखा पढ़ी जो भी होती है उस हिंदी में होती है और साथ साथ इंग्लिश में भी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चेक करने के लिए कि अगर आप विभाग में जाते हैं, विभाग में जाने के बाद क्या आप अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर पाएंगे, आपको हिंदी की और इंग्लिश की क्या समझ है, ये आपसे टेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, इंग्लिश पूछने का ये मकसद नहीं है कि आप जब साइट पे जाएंगे तो क्या इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर को इंग्लिश में डील नहीं करना होता है, हिंदी में डील करना होता है। मगर जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आप इंग्लिश में बनाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आप हिंदी में बनाते हैं, तो कितनी आपको इस लैंग्वेज की समझ है ये टेस्ट करना चाह रहा है विभाग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे दिन सेकेंड डे जो पेपर होगा वो आपका टेस्ट करेगा कि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है, कितना आप टेक्निकली साउंड है चीजों में, वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा। तो इस दिन आपका लगभग 6 घंटा इस्तेमाल होगा। ठीक है, 6 घंटे आप देखिए यहां पर 180 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है ये। ठीक है, 3 घंटे की अवधि रहेगी ये, 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा और 180 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 180 मार्क्स के 2 पेपर रहेंगे। तो पेपर 1 है, पेपर 1 है। ठीक है, इसके पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है अभी मैं आपको बता देता हूं। 180 क्वेश्चन रहेंगे और 3 आवर के। अब इसमें जो मार्क्स रहेंगे ये तो 100 मार्क्स के हो गए, 200 मार्क्स। अब यहां पर देखिए मेन आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक की जा रही है। तो ये जो टेक्निकल नॉलेज है 180 क्वेश्चंस जो आपके हैं, ये जो 180 क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के रहेंगे पेपर 1 के। अभी पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, 2 मार्क्स के रहेंगे तो 360 मार्क्स आप यहां पर पा सकते हैं। 360 मार्क्स आपके हो गए दोस्त पेपर 1 के। ठीक है, अब दूसरे दिन ही अगले 3 घंटे में आपके और कुछ सब्जेक्ट चेक किए जाएंगे, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का जो पूरा सिलेबस है इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया है, एक पार्ट से 180 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट से भी आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो दूसरे पार्ट के 180 क्वेश्चन है ये भी 2-2 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसका मतलब पेपर 2 से भी आप 360 मार्क्स पा सकते हैं। अब आप देखो बहुत ध्यान से, ये भी 3 घंटे का पेपर है, ये भी 3 घंटे का पेपर है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको विभाग अगर जेई बना रहा है तो आपकी जो टेस्टिंग है उसमें कितने घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 घंटे, 3 6 घंटे और 4 10 घंटे का रिगरस पेपर होगा। और ये 2 दिन चलेगा, तब जाके आपकी पूरी की पूरी स्क्रूटनी होगी, तब जाके आपके इसमें सिलेक्शन होगा। तो ये काफी अच्छा पैटर्न है, क्योंकि देखिए क्या चीज है, ऑलमोस्ट हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर जगह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर जगह से
पेपर 1 के भी सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूं, पेपर 2 के भी सब्जेक्ट बता देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पेपर को निकालना है, इस पेपर में आपको अगर सेलेक्ट होना है, तो हर चीज आपको याद होनी चाहिए। हर चीज का मतलब, अगर एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो स्ट्रेस स्ट्रेन हो, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हो, चाहे वो बेंडिंग स्ट्रेसेस हो, चाहे वो शियर स्ट्रेस हो, चाहे वो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, सारे के सारे चैप्टर अगर आपने पढ़े होंगे तभी आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट से कि हर चैप्टर से भी अगर मैं 5 क्वेश्चन पूछूं तो भी क्या कहते हैं, इतने क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा। मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए ना, 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे की टेस्टिंग के बाद जाके आपको कहीं ना कहीं पूरा पेपर लिखने का मौका मिल रहा है। तो ये पैटर्न है यूकेपीएससी जेई का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिंदी के लिए भी हमारे पास एजुकेटर है, इंग्लिश के लिए भी हमारे पास एजुकेटर है। मैं आपका ये 360 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ये 360 क्वेश्चन मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि इस पूरी चीज में अगर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं तो मैं किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए पहली बार में ही। तो देखिए, अगर आप सिलेबस देखोगे तो ये जो पेपर 2 है, इस पेपर 2 से पूरे मार्क्स खींचे जा सकते हैं, क्योंकि इस पेपर 2 का सिलेबस सबसे कम है। अगर इसका सिलेबस सबसे कम है तो इसका मतलब यहां से बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन और 180 क्वेश्चन, अगर मुझे एज अ एग्जामिनर मुझे 180 क्वेश्चन बनाने होंगे, सिलेबस बहुत कम है, तो यहां से मैं क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये पूरे पेपर में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पेपर 2 पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यहां से आपकी सिलेक्शन की गारंटी बनती है। ठीक है, तो इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि यहां से इस वाले पार्ट को देखकर हम पूरा का पूरा अपना ठीक है, पेपर 2 से हम लोग सिलेक्शन की उम्मीद करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हिंदी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन से हैं, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, पेपर 1 में सब्जेक्ट कौन से हैं, पेपर 2 के सब्जेक्ट कौन से हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले 3 से 4 महीने आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदी लिख लीजिए कि हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कि अगर आप जब हिंदी पढ़ेंगे तो इन टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, अब देखिए 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के। तो इसका मतलब कुछ टॉपिक पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदी लिख लीजिए। अब देखो, हिंदी में जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसमें से लगभग 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 1/10 पेपर जो है वो इन दोनों टॉपिक से आया जाएगा। उसके बाद देखिए कि शब्द रचना और शब्द भेद, शब्द रचना और शब्द भेद, इन दोनों टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। ये दिया हुआ है सिलेबस में कि यहां से 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका 50 मार्क्स का 50% पेपर आपका इन 3 टॉपिक से पूछा गया है। 50% पेपर जो है वो इन 3 टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, शब्द रचना में भी जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछा गया है, संधि और समास से पूछा गया है। संधि
और समास, इन पे स्टार मार्क कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है शब्द रचना कि शब्द बने कैसे हैं, ठीक है। संधि और समास, यहां से 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा आप अगर टाइम दे रहे हैं हिंदी को और इंग्लिश को, देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, आप अगर देखें 200 मार्क्स प्लस 360 मार्क्स प्लस 360 मार्क्स, तो 920 मार्क्स तो आपके यहीं से हो गए। इसका मतलब जो रिटन पेपर है वो 920 मार्क्स का है। 920 मार्क्स में से ये 200 मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं, ये 200 मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं। और इस पेपर में जो कट ऑफ जाने वाली है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 450, 400 से लेके 500 मार्क्स तक रहेगी। मतलब अगर आपको सेलेक्ट होना है जनरल कैटेगरी से तो आपको 400 से 500 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब अगर 400 से 500 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपको इतने मार्क्स लाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह देखना पड़ेगा कि कहां से मार्क्स खींचे जाएं, ठीक है। तो जैसे ये हिंदी और इंग्लिश है, आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगले 4 महीने में मैं ऐसा क्या पढ़ूं कि मेरे 500 मार्क्स यूकेपीएससी के पेपर में आ जाएं। तो कहां कहां सिलेबस डिवाइड करें, बहुत सोच समझ के एक एक दिन की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हो गया, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए कि 360 मार्क्स 200 मार्क्स, 500 मार्क्स का टारगेट है आपका। तो ऐसा मैं क्या पढ़ूं कि 500 मार्क्स आ जाएं। तो आप देखो बहुत ध्यान से, अगर आप ये 50% पेपर कर लेते हो तो यहां से अगर आप पुराने पेपर देखते हो तो यहां से आप लगभग 30 से 40 मार्क्स आराम से पा सकते हैं। आराम से इतने में 30 से 40 मार्क्स पाए जा सकते हैं। तो अगर 30 से 40 मार्क्स आ गए आपके यहां पर, तो आपने इसका मतलब अपना पहला टास्क पूरा कर लिया। आप अपनी कॉपी में एम जरूर लिख लीजिए कि क्या आपका एम है। अगर हिंदी 100 मार्क्स की आती है तो आपका एम ये रहना चाहिए कि कम से कम मुझे इस वाले भाग में 40 मार्क्स तो पाने ही पाने हैं। तो जब आप अपना एम सेट कर लेते हैं तो आप बहुत ही सिलेक्टेड चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे पेपर में 50% पेपर यहां से आएगा, यहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन संधि समाज से आएंगे। तो इसका मतलब जब भी कभी आपको मौका मिलेगा हिंदी पढ़ने का, संधि और समास आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट में अपना एम बना लिया कि मुझे 40 मार्क्स इस वाले पार्ट से खींच के लाने हैं। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हमें क्या पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में बता देता हूं। तो आप अगला पार्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं अब। चलिए, जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में पूरा जो पेपर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना, ठीक है। इंग्लिश का जो कॉम्प्रीहेंशन आएगा उससे दिया हुआ है 20 क्वेश्चन। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन है। मतलब आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज में, ठीक है, आपको एक पैसेज दिया होगा इंग्लिश का, ठीक है। अब उस पैसेज में क्या होगा कि खूब सारी स्टोरी दी होगी। अब आपको ये उससे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो इसका मतलब ये चेक किया जा रहा है कि आपकी इंग्लिश की पढ़ने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता क्या है। तो उसके टेस्टिंग के लिए ये पार्ट दिया गया है। अब क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन आएंगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत आसान है। अगर आप 2-3 पैसेज पढ़ लेते हैं तो आपका ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए सिनोनिम और एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स।
सिनोनिम और एंटोनिम अगर मैं देखूं तो 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके, 30% पेपर हो गया। उसके बाद देखिए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहां से भी अगर मैं देखूं तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप देखो बहुत ध्यान से, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश में आपको 100 मार्क्स का अगर पेपर है और आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्त कि यहां से इतने टॉपिक पढ़ के भी आप लगभग 50% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, 50 to 60%। अब यहां पर भी मेरा एम क्या होना चाहिए, इतने टॉपिक मुझे 50% मार्क्स दे रहे हैं, अगर 50% मार्क्स मुझे दे रहे हैं यहां से, तो मेरा एम क्या होना चाहिए, इस 50% में से जो मेरा एम है, अगेन यहां पर मेरा एम होना चाहिए 30 से 40 मार्क्स, कि मैं आराम से 40 मार्क्स यहां से आराम से पा लूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 920 नंबर का पेपर है और हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, हमारा टारगेट कम से कम 500 मार्क्स होना चाहिए। 500 मार्क्स में से अब तक हमने कितना एम कर लिया है, 80 से 100 मार्क्स का कर लिया है, मतलब 80 मार्क्स हमने अभी तक पा लिए हैं। अब हमारा मेन जो स्ट्रेंथ है वो है टेक्निकल। टेक्निकल में मैं क्या करूं कि टेक्निकल में जो मेरे बचे हुए 400 मार्क्स हैं वो मेरे आ जाएं, तो बहुत आसान है। अगर आप सिर्फ सिलेबस भी ढंग से देखोगे तो आपको आपकी पूरी प्लानिंग पता चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जितनी भी पूरी प्रिपरेशन जर्नी है, मैं मान के चलता हूं कि आप अगले 3 महीने पढ़ने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर 1, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं और जितने भी आवर आप पढ़ेंगे उसमें से कितने आवर आप इंग्लिश को देंगे, कितने आवर आप हिंदी को देंगे, वो भी मैं आपको डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आप लोग लिखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल पेपर 1, टेक्निकल पेपर 1, इसमें 180 क्वेश्चन आएंगे और ये 360 मार्क्स का है। 180 क्वेश्चन है, 360 मार्क्स के। अब पूरी सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन से 2 पार्ट हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आएगा। और दूसरा सब्जेक्ट जो इसमें दिया हुआ है डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और अगला सब्जेक्ट जो है स्टील स्ट्रक्चर, अगला सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर। और इसी में ही जो अगला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक में पूरा आपका आएगा शैलो फाउंडेशन, फाउंडेशन प्लस सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। और सर्वेइंग, और सर्वेइंग। तो ये सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 1 के, फटाफट लिख लीजिए। इसमें 2 टॉपिक और हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग,
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसे हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं देखूं सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस पूरी चीज को पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा टाइम आपको इस पार्ट को पढ़ने में लगेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग 80% जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनमें भी अगर मैं 180, अगर मैं एग्जामिनर हूं और मुझे 180 क्वेश्चन इनमें से बनाने होंगे तो मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर मैं जेई को रिक्रूट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं यहां से दूंगा, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से दूंगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं यहां से दूंगा। देखो 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर सबसे भी मैं 20-20 क्वेश्चन पूछूं तो 160 ही होते हैं। तो अब आप खुद सोचो, अगर 8 सब्जेक्ट हैं और अगर मैं 25 क्वेश्चन पूछूं तो कितने हो गए? कितने हो गए? 8 सब्जेक्ट हैं, तो अगर मैं हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछूं तो कितने क्वेश्चन हो गए? ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके हर सब्जेक्ट से, देखो बिल्डिंग मटेरियल से मुझे एक्सपेक्टेड है 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन। सर्वेइंग से मुझे एक्सपेक्टेड है 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्टेड है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां से इतने आते ही हैं। इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो तो सिलेबस में दिए हुए कि इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मगर ये मेरे एक्सपेक्टेड हैं। इस पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं कि ये ऐसा मेरा मानना है कि अगर मुझे जेई रिक्रूट करने हैं तो सबसे ज्यादा मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्टिंग जो करूंगा वो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की करूंगा। इसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। उसके बाद जो मैं पूछूंगा क्वेश्चन वो आरसीसी से पूछूंगा। लगभग 30 क्वेश्चन मैं यहां से पूछूंगा, ठीक है, और लगभग 30 क्वेश्चन मैं यहां से पूछूंगा। लगभग 20 क्वेश्चन मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछूंगा। ठीक है, तो आप देखो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? 30 + 30 60, 90, 120 और 140। बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है वो मैं इन 3 सब्जेक्ट से पूछ लूंगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन और जियोटेक से 10 क्वेश्चन। ये एक्सपेक्टेड है कि यहां से इतने क्वेश्चन आए जा सकते हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर मेरा ऐसा अनुमान है कि यहां से इतने क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर आपको इस पेपर की तैयारी करनी है तो आपको सबसे ज्यादा समय देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अगर इस टॉपिक से पढ़ाई करनी है तो सबसे ज्यादा आपको टाइम किस में देना पड़ेगा? इसको मैं और अंडरलाइन कर देता हूं। आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा टाइम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को, सर्वेइंग को और आरसीसी को देना पड़ेगा। अब हमारा जो एम होगा कि 180 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 30 + 30 60 + 30 90, 50% पेपर आपको इन 3 सब्जेक्ट से मिलेगा, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल और सर्वेइंग। आ गई बात समझ में? समझ में आ गया? क्लियर है? तो पूरे टॉपिक को मैंने डिवाइड कर दिया है इतने पार्ट्स में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 1, 2 और 3 सब्जेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं उस पेपर को जो पेपर हमें सिलेक्शन देगा। ठीक है, कम पढ़ के सबसे ज्यादा मार्क्स जो आप अटेन कर सकते हैं, यहां पर जो हमारा एम रहेगा वो एम रहेगा 360 में से लगभग 180 से 200 मार्क्स लाना। ठीक है, हमारा एम रहेगा कि हम कैसे भी करके इस पेपर से 180 से 200 मार्क्स लेके आए। अब देखो बहुत ध्यान से, ये कैसे ला सकते हैं, ये हमें कैसे मिल सकता है 180 से 200 मार्क्स? ये ऐसे मिल सकता है कि आपने क्या किया,
पूरे सिलेबस को देख लिया। अब इस सिलेबस में आपने ये देखा कि बिल्डिंग मटेरियल अगर मैं पढ़ लेता हूं, सर्वेइंग पढ़ लेता हूं अच्छे से, आरसीसी पढ़ लेता हूं, 50% पेपर आपको मिल गया। 50% का मतलब क्या हो गया? 50% का मतलब 360 मार्क्स का है तो 180 आगे कि नहीं आगे? तो आपने 8 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े। अगर आपने 8 में से 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े तो भी आपके यहां पर 180 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 3 ही पढ़ने हमें सारे हैं, मगर इन सारे में सबसे ज्यादा जो हमें समय देना है बिल्डिंग मटेरियल पे देना है और सर्वेइंग पे देना है। ठीक है, और यही काम होता है एक जूनियर इंजीनियर का। साइट पे काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक घर बना रहा हूं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले मैं फाउंडेशन एक्सकैवेट करूंगा। फाउंडेशन अगर मैंने एक्सकैवेट किया तो मुझे जियोटेक की नॉलेज, सॉइल की नॉलेज अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर जब मैंने फाउंडेशन एक्सकैवेट कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, वहां पर बीम मतलब फुटिंग डालूंगा। फुटिंग डालने के लिए पीसीसी डालनी होती है। पीसीसी किसकी बनती है? सीमेंट की, सीमेंट कंक्रीट की। तो मुझे बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एग्रीगेट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, फुटिंग बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट डालते हैं, तो मुझे आरसीसी की नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, फुटिंग डालने के बाद आप कॉलम इरेक्ट करते हैं, तो कॉलम अगर आप इरेक्ट कर रहे हैं, अगेन आरसीसी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए, और सर्वेइंग, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप सर्वेइंग करते हैं। तो सर्वेइंग अगर आप करते हैं तो ये शुरुआत हो गई, फिर इसकी नॉलेज पता होनी चाहिए, इसकी नॉलेज पता होनी चाहिए। तो ये अब क्योंकि स्टील यूज कर रहे हैं तो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तो सोम भी पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। आ गई बात समझ में? अब एक सिविल इंजीनियर की ज्वाइनिंग जो होती है वो जल निगम में भी होती है। अब जल निगम में आकर अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप अगर एक सिटी में पानी भेज रहे हैं तो उस पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के, पेपर 2 के टॉपिक से, जहां से आपका श्योर शॉर्ट मार्क्स आएंगे और वही आपको सिलेक्शन करा के देगा। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टेक्निकल पेपर 2। ऑफ पेपर 2। अब पेपर 2 में क्या क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। यहां पर हमारा एम 200 से 230 आ जाएगा, 210 से 230 ये हमारा एम होना चाहिए। और अगर आप यहां से 230 मार्क्स आ जा रहे हैं आपके, तो ये आपको सिलेक्शन करा के दे देगा। 230 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यहां से फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको इस पेपर में सेलेक्ट होना है कम समय में, इसमें जो टॉपिक है अगर आपने वो पढ़ लिए, आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग पेपर 2 के जो टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो है इरिगेशन, और मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, और इरिगेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो, और ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, और हाइड्रोलिक मशीन, ये चीजें पूछी जाएंगी इसमें। ठीक है, तो देखिए सिर्फ वाटर वाला पार्ट आपका पेपर 2 में पूछा जा रहा है। देखो सिर्फ सारी चीजें पानी से रिलेटेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स, मूवमेंट ऑफ द वाटर, है ना, मोशन ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। ओपन चैनल फ्लो, हमने क्या किया, ड्रेन्स बनाई, उसमें हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो। हाइड्रोलिक मशीन, पंप, टरबाइन, ये सब पूछा जाएगा। इरिगेशन मतलब आपको खेतों में पानी को प्रोवाइड कराना है एज पर दी क्रॉप नीड। जब
फसल को पानी की जरूरत पड़ेगी तब तक आप पानी को पहुंचा रहे हैं, दैट इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं और 180 क्वेश्चन के। अब अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा मैं कहां से पूछूंगा, ये मैं आप लोग को बता देता हूं। लगभग 80 क्वेश्चन में इरिगेशन से पूछूंगा, 80 क्वेश्चन में इरिगेशन से पूछूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवा सकता है और वो सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन। इरिगेशन के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स से लगभग मैं 40 क्वेश्चन पूछ लूंगा, 120 क्वेश्चन, और लगभग 20 क्वेश्चन मैं ओपन चैनल से पूछूंगा, 180, 100, 140, और लगभग 30 क्वेश्चन में 30 to 40 क्वेश्चन में आपसे हाइड्रोलिक मशीन से पूछ लूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको उत्तराखंड में जेई बनना है, ठीक है, आप एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लीजिए जो कि है इरिगेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो अगर आपने ये दो टॉपिक पढ़ लिए अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन, मैं कहता हूं श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। क्योंकि आप देखो लगभग 100 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन का मतलब 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 50% प्रोबेबिलिटी है, 0.5 आधी प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो गया है? हाँ, ये 170 हुए, ये मैंने रफली बताया है। एक सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलॉजी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करते हैं, रेनफॉल मेजर करते हैं। तो उसके भी लगभग 10 से 20 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन वहां से भी एक्सपेक्टेड है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, मगर इससे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, रेनफॉल मेजरमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बट सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं, डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं रिवर में, ये सब चीजें पूछी जाती हैं कभी कभी। 3-4 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो ये बोनस है आपका, ठीक है। इसका मतलब अब हमने अपने प्रिपरेशन की पहली जर्नी पार कर ली है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आप क्या पढ़ें कि आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई, ठीक है। 50% का मतलब आधे चांस हो गए कि आप हो गए जेई बनोगे ही बनोगे, ठीक है। अब और क्या पढ़ा जाए बाकी, अब मैं आपको बताता हूं कि अब हमें क्या पढ़ना है। आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने के बाद अब हम ये पता करते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है, ठीक है दोस्त। कितने टाइम में क्या पढ़ना है ये अब अपने को देखना है। अब देखिए बहुत ध्यान से, मैं मान के चलता हूं कि हमें लगभग 3 महीने मिले हैं, ठीक है, लगभग 3 महीने मतलब 90 से 100 दिन मिले हैं। हमारी जो जर्नी रहेगी, ठीक है, यूकेपीएससी जेई की 100 दिन की जर्नी में मान के चलता हूं कि 100 दिन में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है 100 डेज में, ठीक है। तो अब आप देखो हमारा जो एम था, हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि हिंदी में हमें कितने मार्क्स मिल जाएं, हिंदी में हमें 40 मार्क्स मिल जाएं। हमारा एम क्या था, इंग्लिश में हमें 40 मार्क्स मिल जाएं। हमारा एम क्या था, टेक्निकल पेपर 1 में हमारा एम था 180 से 200 मार्क्स। और हमारा एम क्या था पेपर 2 में, पेपर 2 में हमारा एम था 210 से 230 मार्क्स। अब आप देखो अगर मैं इस लिमिट को देखूं 280, 480, 510, आप बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच गए। अगर आप अपने इस एम को फुलफिल कर लेते हैं तो 500 से 550 मार्क्स आप अचीव कर रहे हैं। और अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट ही इसमें फाइट कर रहे हैं, उत्तराखंड के भी, वो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, तो मुझे लगता है बहुत आराम से सिलेक्शन
पाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने पहला होमवर्क कर लिया कि क्या पढ़ना है और कितने समय में पढ़ना है, ये सबसे जरूरी बात होती है। ज्यादातर अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, ये होमवर्क ही करके नहीं जाते, उन्हें पता ही नहीं होता फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, पता ही नहीं होता इरिगेशन के क्वेश्चन कितने आएंगे। वो जब पेपर देने बैठते हैं तो पता लगता है पूरा पेपर तो इरिगेशन का ही आ गया। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं, जब यूकेपीएससी की एई की वैकेंसी आई थी उसमें इरिगेशन के भर भर के क्वेश्चन थे। अब जिस विद्यार्थी ने इरिगेशन फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा होगा वो उस समय एई बन गया होगा। ठीक है, तो ये जेई का सिलेबस है, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको क्या पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है। और पेपर 1 में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे। हिंदी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, इंग्लिश के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। यहां पर शब्द रचना, ठीक है, और यहां पर इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्त।